सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इफ्को किसान संचार के इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे तथा इस विकट वैश्विक महामारी के दौरान अपने घरों में सुरक्षित रह के लोगों के सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियमों के साथ पालन करके अपने आप की, अपने घर परिवार की तथा अपने आसपास के लोगों की ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हम सुबह 11 बजे लाइव सेशन करते हैं तथा हमारा मुख्य यही उद्देश्य रहता है कि किसानों के अन्नदाता भाई किसानों के बीच जुड़कर किसानों को जानकारी की कोई अभाव ना हो पाए, यह हमारा प्रबल प्रयास रहता है। इसी कड़ी में आज हमारे पास एक नया विषय है। एक नए विशेषज्ञ के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी लेके आए हैं, कुछ ऐसी जानकारी आपसे साझा करेंगे कि आने वाले खरीफ ऋतु में हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी जानकारी हम आपसे बातचीत करेंगे ये आपके लिए फायदेमंद होगी। आज का जो विषय है वो है दलहनी फसलों द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा उद्यम विकास के अवसर। जी हाँ, दलहन एक ऐसी फसल है, पल्सेस जिसे हम कहते हैं। पल्सेस एक ऐसी क्रॉप है जो कि भारत अभी भी इस पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया। हम अभी भी इसमें आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी इस पे हमें इसको आयात करना पड़ता है। इस पे हम कुछ जो है चर्चा करेंगे तथा कोशिश ये करेंगे कि ये आज की जो भी चर्चा होगी आने वाले समय में किसान भाई जो हमारे युवक किसान हैं जानकारी को साझा करके इनको आने वाले समय में रोजगार के अवसर दलहनी फसलों द्वारा प्राप्त होंगे। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाना चाहता हूं। जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वो उपकार उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से उनका संबंध है। वैज्ञानिक अधिकारी के पद में ये विराजमान है। वर्तमान में उनके द्वारा अनेक शोध परियोजनाओं के समन्वय कार्य किए जाते हैं तथा उनको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2014-15, यंग फेलो अवार्ड 2014 में भी इनको प्राप्त है, डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड 2015 एवं आउटस्टैंडिंग इन एग्रीकल्चर अवार्ड 2016 में भी इनको प्राप्त किया गया है। SCSI लीडरशिप अवार्ड 2018 तथा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड 2019 से भी इनको सम्मानित है। 100 से भी ज्यादा इनके शोध पत्र हैं, 10 इनके बुक चैप्टर्स हैं, एक इनकी जो किताब है कुछ ही दिनों में छपने वाली है। और यदि मैं बात करूं इनकी उपलब्धताओं की, इनके अवार्ड्स की, इनकी रिकॉग्निशन की, तो हो सकता हो आज पूरा दिन हमें इसी पे चर्चा करना पड़े। बहुमुखी बहुप्रतिभावान व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट वैज्ञानिक अधिकारी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से डॉक्टर अमरीश सिंह यादव का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। आपके इफ्को किसान संचार के समस्त व्यूअर्स को बहुत बहुत हार्दिक सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करता हूं। और जो आज का जो सेशन है उसका आपने परिचय दे दिया है, फिर भी इसमें जो हम अपने जो मुख्य भूमिका जो है हमारे इस प्रोग्राम की उसके बारे में कि दलहनी फसलों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा तथा उद्यमिता विकास के अवसर पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जो मुख्य बिंदु हैं उस पर पृष्ठभूमि उसकी क्या है या परिचय, उसका खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में क्या दलहन का योगदान है, उसके बाद हम दलहनी फसलों के उत्पादन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इन कठिनाइयों का किस तरह से समाधान किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे जो ये युवा लोग हैं जो कि इस समय पूरा देश आप सभी जान रहे हैं कि कोविड नामक महामारी से पूरे विश्व में देश प्रभावित है, हमारा देश भी अछूता नहीं है, तो उसमें कई लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं। तो वो उसके लिए हम कैसे उनको अवसर उपलब्ध कराएं, इस विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही जो है डिस्क्रिप्टिव वे में एक विस्तृत
तौर से आपने बताया कि किन किन मुख्य बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे, और हमारा आज जो ये जो विषय है, लाइव सेशन है, वो किन किन मेजर पॉइंट्स पे आधारित रहेगा। 50 से ज्यादा लोग डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं इस समय। भूपेंद्र नेहरा जी, दया श्रीवास्तव, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, सतपाल ठाकुर, डॉक्टर सुनील कुमार राय, डॉक्टर सुशील कुमार राय, मोनालिसा जी, धर्मवीर सिंह नेहरवा, रामानंद चतुर्वेदी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पड़ी, प्रवीण दुबे, सुमित झा, गोकुलेश धूधट, रविंद्र कुमार, सौरभ यादव तथा नीलेश चौधरी, सभी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ के आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन दे रहे हैं। इन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं तथा कमेंट्स करके आपकी जो भी कोई समस्याएं हैं तथा आपकी जो भी कोई चीजें हैं उनके बारे में बताएं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी एक विस्तृत तौर पे बैकग्राउंड दे दिया, पृष्ठभूमि दे दी, इंट्रोडक्शन देके बताया कि किन किन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रकाश डालें कि जो दलहनी फसलें हैं, इसका पोषण सुरक्षा में, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में कितना बड़ा योगदान है, इस पे आप जरा प्रकाश डालें। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और दलहन उत्पादन में हम और खाद्य उसके उपभोग करने में दोनों चीजें में भारत अग्रणी है। दलहनी हमारी जो फसलें हैं वो शाकाहारी जो लोग हैं उनके जो प्रोटीन उपलब्ध कराने का जो है मुख्य स्रोत है। आप सभी जानते होंगे कि जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में जारी किया गया था। उसमें 29 स्टेट जो हमारे भारत देश के थे, जिसमें 638 राज्यों को सम्मिलित किया गया था, और उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये रखा गया था कि हम 2 मिलियन टन जो है प्रति वर्ष के हिसाब से जो है दलहन का उत्पादन बढ़ाएंगे। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ा करके 4 मिलियन टन कर दिया गया था। वर्तमान में जो है हमारे जो देश में दलहन का जो उत्पादन हो रहा है वो लगभग 25.2 के आसपास हो रहा है। 30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है हमारा, और जो हमारे मुख्य राज्य हैं जिनमें दलहन उत्पादन हो रहा है उसमें आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये केरल है, और नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है जो उत्तराखंड है। ये आपके दलहन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। और इसमें मुख्य जो दलहनी फसलें हैं हमारी हैं जो हमारे देश में हो रही हैं, उसमें अरहर है, चना है, मटर है, मसूर है, ये मुख्य फसलें, उड़द है, मूंग है, इनका हम उत्पादन कर रहे हैं। तो ये अगर हमें 2050 तक की हम बात करेंगे, हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या के हिसाब से द्वितीय नंबर पर है, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। और क्योंकि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, ये इसलिए हमारी स्ट्रेंथ भी है। तो हमें 2050 तक लगभग जो है 50 मिलियन टन दलहन की आवश्यकता होगी। हम उत्पादन तो काफ़ी अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी जो उत्पादकता है वो बहुत कम है, लगभग 814 के किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है, जिसको कि लगभग जो है 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाना है, जो कि विभिन्न प्रकार की जो हमारी तकनीकी हैं उनको अडाप्ट करके ही जो है इस पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है ये जरूर हम जो आज जो चर्चा करेंगे अपने विषय में, हम व्यवहारिक बातों को जो हमने बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो तकनीकी है वो सभी लोग लगभग जानते हैं। और जो मैंने 10 वर्ष में जो अनुभव किया है, जो किसानों के साथ में बीच में रह करके, क्योंकि किसान भाई भी हमारे वैज्ञानिक हैं और मैं उनको वैज्ञानिक से कम नहीं मानता हूँ, तो इसलिए जो व्यवहारिक मैंने ज्ञान सीखा है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आप सभी जानते हैं कि जो दलहन है वो प्रोटीन का बहुत सस्ता स्रोत है। इसके अलावा उनमें जो है लवण भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं, तो वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि जो है हम दलहन का इतना अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो है 194 मिलियन पीपल जो हमारे देश में हैं वो जो है अंडर नरिश्ड हैं, मतलब उनमें जो है या तो मतलब कमी है, खून की कमी है, किसी में जो है
पोषण पूरा ना मिल पाने के कारण, जो कि पूरे हमारी जो जनसंख्या है देश की उसका 14.5% के आसपास बैठता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं जो 15 से 50 वर्ष की उम्र में है, वो उनकी जो है लगभग 51.4% के आसपास हैं, जो कि एनीमिक डिजीज जो है, मतलब उनकी खून की कमी है। और जो हमारे बच्चे हैं जो 5 साल से कम की अवस्था में है, उनकी जो हाइट है वो ठीक नहीं रह जाते हैं, उसी कारण जो अच्छा पोषण न होने की वजह से वो लगभग 37.5 के आसपास उनका है कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से लगभग 21% के आसपास जो बच्चे हैं वो जो है अंडरवेट हैं। तो इसलिए जो है दलहन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें खाना चाहिए, पर डे हमारे भोजन में, आहार में शामिल होना चाहिए। लोग जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक होना चाहिए, किसी ना किसी रूप में वो उसको लें, दाल के रूप में खाएं या विभिन्न प्रकार के जो बाय प्रोडक्ट हैं उसके रूप में लें। इसके अलावा जो ICMR की जो एक रिपोर्ट है उसमें जो रिकमेंडेशन दी गई है उसमें लगभग 65 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से जो है संतुलित की गई है कि आदमी को खाना चाहिए, जबकि उसकी उपलब्धता जो हमारे देश में है वो लगभग 35 ग्राम के आसपास है। तो ये काफ़ी जो है लगभग आपका 30% के आसपास जो है 30% है जो आपका 30 ग्राम का डेफिसिट है इसकी। तो ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने कई आंकड़े दिए और ये बताएं कि किस तरह से जो आज के परिवेश में हमारी माताएं एवं बहनें हैं जिनमें खून की कमी, बच्चे हैं उनमें पोषक तत्व की कमी की वजह से आज भी भारत का कई तबका अंडर न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं अंडर नरिश्ड है और पोषक तत्व की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। दलहन एक ऐसी फसल है डॉक्टर साहब जो कि किसान भाई भी इसको बहुत ही रोचकता से इसकी खेती नहीं करते हैं, इसका उत्पादन नहीं करते हैं। इसकी वजह से आज भी हम देखते हैं भारत जो है कृषि विज्ञान में इतना आगे बढ़ गया है, परंतु अभी भी हम दलहनी फसलों में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए हैं। हमें आज भी दलहनी फसलों का करीबन 6 से 7 मिलियन टन दलहनी फसलों का हमें आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। वी आर स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस, जो कि एक चिंता का विषय भी है। और दलहन की पोषक तत्व की योगदान को देखते हुए, पोषक तत्व की महत्वता को देखते हुए ये चिंता का विषय है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 40 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास चौधरी जी, मनोज शाहबजाज, अमित कुमार, उदय यादव, रविंद्र कुमार, सब लोगों ने आपको धन्यवाद एवं अभिवादन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास सिंह तोमर भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने का एवं कमेंट करने के लिए और लाइव सेशन को देखते हुए। बहुत रोचक जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, जुड़े रहें सब कोई। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा डॉक्टर साहब कि हमें इस भ्रांति को तोड़ना है और भारत किस तरह से पल्सेस में, दलहनी फसलों में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। उसी कड़ी में मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं इसके उत्पादन में मुख्य कठिनाइयां क्या क्या आती है और किसान भाई इसको क्यों संकोच से इसका उत्पादन करते हैं। जी डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, इसका आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें मैं अपनी जो व्यवहारिक जो हमने अपने अनुभव प्राप्त किए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इसमें सबसे बड़ी कारण ये है कि किसान भाइयों को हमारा गुणवत्ता युक्त जो बीज है उसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है या समय से नहीं हो पाती है। उनको जानकारी नहीं है कि हम गुणवत्ता युक्त बीज कहाँ से प्राप्त करें। इसके अलावा इसमें जो है रोग और कीट की भी समस्या रहती है। कई जगहों पर जो है नीलगाय की भी समस्या, ब्लू वुल्फ होते हैं जिसको, तो उसकी भी समस्या है। किसान भाई क्या करते हैं कि चूंकि इसमें कीड़े मकोड़े थोड़ा ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभी, तो वो सोचते हैं, या मौसम से भी प्रभावित हो जाती है, तो वो एश्योर्ड ना होकर के वो सोचते हैं कि जो है इसलिए धान गेहूं के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको भी हमको जो है उतनी जो है तवज्जो देनी चाहिए जितनी कि हम धान और गेहूं में देते हैं। इतनी मेहनत हम करते हैं, लगाते हैं धान गेहूं में, तो सब। और भूमि का चुनाव जो है अच्छा नहीं करते हैं कि जो है उन्होंने सोचा कि कोई भी मार्जिनल लैंड हुई जहाँ उसकी उपजाऊ शक्ति कम है और उसमें जाकर के बीज को गए सिंपली जो है 1-2 जुताई करने के बाद बीज छिड़क करके प्राप्त करते हैं, उपज कोशिश करते हैं कि अच्छी मिल जाए, तो वो संभव नहीं है।
तो इसके लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो तकनीकें आ गई हैं, इसमें अनुसंधान हुए हैं, तो उसको अपना करके हम जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमने खेतों पे जाकर के किसानों के बीच में सीखा, उनको देखा, तो हमने देखा कि जो हमने अपने सीतापुर का और कानपुर देहात का जो है जो उत्तर प्रदेश के जनपद है, ये वहाँ पर हमने काम किया था। एक भारत सरकार की योजना थी, आदर्श बीज ग्राम पद्धति योजना, तो उसका हम अनुभव आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो उसमें वहाँ पे किसानों को हमने अरहर का और चने की प्रजातियों का जो है 5-5 वैरायटियाँ हमने उनको दी थी, और किसानों ने उसको जो है रंग रूप और उसकी गुणवत्ता के आधार पर, उसकी उपज के आधार पर उसका चयन किया। तो उसमें से जो है उपास 120 जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है वो निकल के आई, और दीर्घकालिक में जो है नरेंद्र एक प्रजाति अरहर की वो उसमें उन्होंने चयन किया। चने में उन्होंने DCP 92-3 का चयन किया, क्योंकि और इसके अलावा JG 16 जो कि आपकी जबलपुर के जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो प्रजाति निकली थी उसका उन्होंने चयन किया। इसके बाद चयन करने के बाद हम उसको लार्ज स्केल पे ले गए, उनको किसान भाइयों को जो है प्रजनक बीज जो था उनको हमने उपलब्ध कराया, और उसको जो है उनके हमने राष्ट्रीय बीज विकास निगम के उनको जोड़ दिया। इसके अलावा जो बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है वहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो वो एक बीज उत्पादक बन गए। उससे उनको जो है जो बाजार का जो रेट था उससे जो है उनको लगभग जो है प्रति क्विंटल 1100 रुपये जो है ज़्यादा उनको भुगतान हुआ। तो उनको जो एक सामान्य रूप से वो पैदा किए और उसको बेच देते थे अनाज के रूप में, तो उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ, लगभग 1100 रुपये का जो मैंने बताया आपको। अब आज के परिवेश में और रेट बढ़ गए हैं और अधिक जो है उनको मॉनेटरी लाभ मिल सकता है। इस तरह की भ्रांतियाँ खत्म करनी पड़ेंगी कि दलहन में जो है मतलब अच्छा लाभ नहीं मिलता है। जो भारत सरकार द्वारा अभी जो रेट MSP जो जारी किया गया है उसमें चना का लगभग 4,875 रुपये है, मसूर का आपका 4,800 रुपये है, अरहर और उर्द का 6,000 के आसपास है, मूंग में 7,196 दिया गया है। तो जो भारत सरकार की योजना थी कि जो है 2022 तक किसानों की हमको आय दुगनी करनी है, तो उस पर जो है लगभग बताया जा रहा है कि ये 50% के आसपास है। किसान भाइयों को थोड़ा अपने को बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर उनको लाभ लेना है तो कृषि को लाभदायक बनाना है उनको, तो जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है उस हिसाब से किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा। इसके लिए जो है जो हमने व्यवहारिक ज्ञान की जो बात की थी, इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हमने देखा कि जो किसान भाई दलहन को बीज को छिड़क के बोते थे उसमें जब प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की संख्या है पूरी नहीं होती थी। जगह जगह खेत में पौधों की संख्या कम है या है ही नहीं, वहाँ पर जमी नहीं। उसका कारण ये है कि जब प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी बीज को, तो बीज या तो जमेगा नहीं, या चिड़िया बीज ऊपर है तो आपका चिड़िया बीज चुन जाती हैं। तो इसलिए जो है बीज को जो है पर्याप्त नमी मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको पूर्ण में बीज को बोना चाहिए और लाइन से बोएं। तो आपके पास अगर देसी हल है या तो उससे बो सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जो गन्ने की बेल्ट है तो वहाँ पर उनके पास रिजर्व होता है मेड़ बनाने वाला। तो अगर ऐसी संतुष्ट की गई अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अगर फसलों को मेड़ों पर बोते हैं तो उनको 15 से 20% अधिक उपज प्राप्त होती है। और ये मैंने खुद भी अपना देखा था, अपने किसानों के घर में करवाया था, तो उनको अच्छी उपज मिली थी। और खेत में जो है यूनिफॉर्म एक पूरा पौधे एक हाइट के जो है लगे हुए थे। तो इसलिए किसान भाइयों को जो है हमेशा ये ध्यान रखें कि जो है अपने बीज को जो है बीज बोएं तो उसको पंक्ति में बोएं। इससे जो आपके अन्य जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं, निकाई उड़ाई करना हुआ मशीनों से कर सकते हैं आप, आसानी रहती है। खेत में दवाई डालना है तो वो भी आसानी रहती है उसको करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी बात आती है कि जो है जो किसान भाई अभी नहीं, बहुत से लोग जो जानकार नहीं है उनको मिल पाई है, वो जो है बीज शोधन या बीजोपचार नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि बीज जनित बहुत सी बीमारियां होती हैं जो लग जाती हैं, तो फिर बाद में जब लग जाती है तो उसके बाद वो दवाई का प्रयोग करते हैं और वो आय बढ़ जाती है, उसकी मतलब लागत बढ़ जाती है आपकी जो खेती की लगाते हैं। इसलिए जो है आपका जो है उपचार से जो है बचाव बेहतर है, वो कम लागत में हो जाता है। तो विभिन्न जो है फफूंदी नाशक हैं
उससे आप बीज को जो है उपचार कर लीजिए उसका। और आपका राइजोबियम कल्चर है, जो कि अभी तक प्रचलित नहीं हो पाया, किसानों नाम सुन लिए हैं बहुत से लोग, लेकिन नहीं करते हैं, कभी कभी अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती है। तो उसका भी जो है प्रयोग करें, जो कि आपकी उपज बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। तो जो दलहन में जो मेन चीज़ है, नॉडुलेशन, जो गांठें बनती हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है अगर वो जीवाणु जो उसमें बनता है तो वो आपकी जो प्रकृति की जो नाइट्रोजन होता है उसको जो है सोख लेता है, वो पौधों को उपलब्ध करा देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो आपकी धान्य फसलें हैं उसकी अपेक्षा जो दलहनी फसलों में जो है खाद की कम उर्वरक की संतुष्ट की जाती है। हमेशा किसान भाइयों को जो आपकी आप उर्वरक प्रयोग करें उसको जो है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो सॉइल टेस्टिंग है उसके माध्यम से संतुष्ट की गई है, अपनी मृदा का परीक्षण करा लें। ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, कोई भी बीमारी जाननी हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से उसकी संतुष्ट जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार जो संतुष्ट की जाती है उसके हिसाब से ही जो है आपको उर्वरक की जो है प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुछ कमी आई है, जिसमें जस्ता और सल्फर की जो है कमी है। अगर आपने धान की फसल के बाद आप दलहन ले रहे हैं तो वहाँ जरूरत नहीं है, आपने जस्ता प्रयोग कर रखा तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ प्रयोग नहीं किया है तो यहाँ पर भी जो है आप 20 किलोग्राम 20-25 किलोग्राम जस्ता का प्रयोग कर सकते हैं, और 20 किलोग्राम सल्फर का जो है प्रयोग करेंगे तो आपकी उपज में वृद्धि होगी। लेकिन ये संतुष्टि जो है आपकी मृदा का परीक्षण करा करके ही करनी चाहिए। इसके बाद जो है बात आती है, अगर जो आपकी भूमि में जो कीड़े वगैरह जो होते हैं, दीमक वगैरह है या अन्य ग्रब टाइप के लोग हैं जो अंडे दे देते हैं उसमें, उनको नष्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि अब सॉइल सोलराइजेशन, मृदा सौरीकरण, सूर्य के तापमान को बढ़ा करके उसमें करना है किसान भाइयों को। ये है कि जो 50 मिलीलीटर MM की जो आती है 100 MM की पॉलिथीन आती है, काली रंग की पॉलिथीन है, उसको आप जो है खेत में बिछा दीजिए। उससे जो है जून के महीने में बिछा देंगे तो तापमान बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके खरपतवार के जो बीज होंगे या जो है जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं, बच्चे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो बिना जो है आपको रसायन के आपका उपचार हो जाएगा, आपको फायदा होगा उससे। दूसरी चीज याद रखने की है, जो कि मैंने बीज उपचार और बीज शोधन के बारे में बात की, उसमें जो तरीका है उसका एक तरीका ये है कि FIR बोला जाता है टर्म, उसको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। मतलब पहले आप अपना जो है बीज जो है कवकनाशी से उपचारित करेंगे, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से करेंगे, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से करेंगे। ये आपको तरीका अपनाना, ऐसा नहीं करना कि पहले राइजोबियम से कर दिया उसके बाद हम कवकनाशी से कर रहे हैं, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको नुकसान की जगह, मतलब जो फायदे की जगह नुकसान होगा, आपका जो उसकी कीमत है वो भी बेकार हो जाएगी। इसके बाद जो मुख्य बात आती है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता दलहन में नहीं होती है, सेंसिटिव होती है क्रॉप। अगर वर्षा आधारित है, आपका हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फलियों में दाना बनते समय आवश्यकता पड़ती है, अगर नमी की कमी है तो आप हल्की सिंचाई 1 से 2 कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में जो आती है, या रोग के बारे में आती है, तो उसमें जो है तरीका ये है कि जो जैविक पहले हम अडाप्ट करें, सीधे केमिकल के ऊपर ना चला जाए, क्योंकि केमिकल जहरीला होता है, उसको हम भी सेवन करते हैं, आपका पशु है वो भी खाता है। तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें, अगर केमिकल में जा रहे हैं तो जो लेबल क्लेम एक डिब्बा होता है उसमें हरे रंग का निशान बना होता है, पीले रंग का निशान बना होता है तिकोने के आकार में, तो उसको देख कर लें। तो जो हरे रंग का है उसका प्रयोग करें, या पीले रंग का है उसका प्रयोग करें, लाल रंग का कदाप न प्रयोग करें। ये जब आपके हाथ से निकल जा रहा है कि अब मतलब कीड़ा आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तभी प्रयोग करना चाहिए। बाद बाकी आपका जो जैविक में बहुत से ऐसे साधन हैं, आपके बायो फर्टिलाइजर हैं आपके, उसका प्रयोग करना चाहिए। नीम का तेल का है, निगोली का सत है, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं कीड़ों को रोकने के लिए, क्योंकि ये हमारी एक खाद्य श्रृंखला है, उसको बहुत जरूरी है। अगर हम कीड़ों को ही नष्ट कर देंगे तो फूड वेब चेन जो है आपकी वही नष्ट हो जाएगी, और प्रकृति फिर अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। फिर आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, चक्रवात आ रहा है, तो ये सब इसी कारण इम्बैलेंस जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अगर जंगल नष्ट हो रहे हैं तो नीलगाय है, अन्य जानवर है, तो उनको जब खाने के नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं खाएंगे ही। इसके अलावा आपका तरीका ये भी है कि जो है और कीड़ों मकोड़ों को नष्ट करने के लिए आपका बर्ड पर्चर बना सकते हैं। आप प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 जो है आप डंडे जो है खेत में गाड़ दें, चिड़ियाँ आती हैं सुबह शाम, वो आकर के कीड़ों को नष्ट चुन लेंगी आकर के। तो ये भी एक तरीका है। येलो स्टिकी टेप बोलते हैं,
क्योंकि जैसे सूरज जो फूल होते हैं, आप फूलों की जो है खेत में जैसे आप चारों तरफ पेड़ों पर जो है गेंदे का फूल है या सूरजमुखी है, उसको लगा करके भी ट्रैप करा बोलते हैं उनको, तो कीड़े उसी पे करके आकर्षित होते हैं, तो उससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये इस तरह येलो स्टिकी टेप होता है, उसमें आप उसको घर पे ही बना सकते हैं, लकड़ी का या कार्डबोर्ड लेकर के आप बना उसको पीले रंग से पुताई कर दीजिए, उस पर जो है ग्रीस या मोबियल वगैरह लगा दीजिए चिपचिपा पदार्थ, जो कीड़ा आएगा वो समझेगा कि ये फूल है, अब है, उसको आगे बैठेगा आकर वो चिपक जाएगा, उसके पर उसी चिपक जाएंगे। आपका जो है लाइट ट्रैप है उसमें लाइट का भी प्रबंध कर सकते हैं, और बल्ब लगा करके या दिया जला करके मिट्टी के तेल का, और नीचे पानी का रख दीजिए, उसमें मिट्टी की 2-4 बूंदे डाल दीजिए, तो उसके तरीके से भी जो है कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है। और जब आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल बोला जाता है उसको, आर्थिक क्षति स्तर से कीड़ा जब ऊपर पहुंचता है, मतलब आपका लगभग 2 से 3 इल्ली जो है प्रति पौधा जब दिखाई दे आपको, तभी इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। एक गंधपास भी आता है, और जिसमें जो है आपका वो कीट आकर के उसको आकर्षित होता है गंध की वजह से, वो उसमें फंस जाता है। तो जब ऐसे कीटों की संख्या 5 से 6 प्रति नाइट दिखें, तो आपको जो है अपने जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं दवाई का। इसके अलावा जो है जो भंडारण हमको करना है उसमें भी ध्यान देना है कि नमी ना रहे, प्रॉपर जो है आपका उसमें दाना सुखा करके रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है नुकसान होता है। अभी जो बात चल रही है बड़े स्तर पर ये चल रही है कि जो एक इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो किसानों को उत्पादन से लेकर के और उपभोग तक एक चेन बनाई जाए, जिससे कि किसानों को जो है उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सके। तो ये भारत सरकार की तरफ से जो है प्रस्तावित है, इस पे बात चल रही है कि किसानों को, सबसे बड़ी चीज़ है किसान अपना भाई लोग उत्पादन करने जाते हैं, उनके बाद उनको बाजार का मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इसमें सरकार ने जो है मंडी शुल्क को भी खत्म कर दिया है। तो धीरे धीरे किसान के लिए जो है किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया, विभिन्न प्रकार के ऐप भी लॉन्च किए गए हैं, वहाँ से भी आप जानकारी किसान भाई ले सकते हैं ये जो है तकनीकी के बारे में। जी सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तृत तरीके से बताया कि कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जो दलहनी फसल के उत्पाद में आती हैं, तथा उन समस्याओं का समाधान क्या है और किन किन मुख्य बातों का ख्याल रखना पड़ेगा किसान भाइयों को दलहनी फसलों के उत्पादन के दौरान। सवालों की फहरिस्त लग चुकी है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का विषय ही इतना रोचक है, लोगों के मन में कई सवाल अंकुरित हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले तो बोलूं, शबीर मोहम्मद मेहर, आशुतोष सिंह, मोहित सेवक शुक्ल, अमित बोरड, भूपेंद्र नेहरा, सभी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तथा आपको हार्दिक धन्यवाद एवं अभिवादन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं मोहित सेवक शुक्ल जी का सवाल लूंगा, इसके बाद मैं धीमे धीमे करके 1-2 सवाल और लूंगा अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले। मोहित सेवक शुक्ल जो है वो पूछ रहे हैं, सर हमारे यहाँ सीतापुर में अरहर बहुत होती है, लेकिन मौजूदा समय में अरहर का उत्पादन आए दिन कम होता चला है, क्या मुख्य कारण है सर? कृपया मार्गदर्शन करें। डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दें। मेन चीज ये है कि आपको जो है जो वैज्ञानिक मोहित जी जो संस्तुति की जाती है उसका जो है पालन करें, जो विभिन्न तकनीकी हैं, और अपने जो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, वहाँ से जो है समय समय पर जानकारी लेते रहें, क्योंकि आपका जो सवाल है जनरल है। मैं भी वहाँ पर रहा हूँ, 3 साल काम किया है मैंने। तो जो किसानों को मैंने अभी आपको जो जिक्र किया अभी अपने पूर्व में, तो वो समस्याएं थी किसान भाइयों की। अभी इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं है वहाँ पर दलहनी का जो आप कह रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ पर। तो उसका जो बीज शोधन है उसके बारे में जानकारी लें, जो कीड़े मकोड़े जो आपकी फसल नष्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें, और मेड़ों पर बोने की जो है जो हमने तकनीक बताई है वो भी बहुत जरूरी है उत्पादन बढ़ाने के लिए। और कृषि विभाग है आपका, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है आपका, CSA यूनिवर्सिटी कानपुर में बना हुआ है, नरेंद्र यूनिवर्सिटी फैजाबाद में है, तो वहाँ से भी जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर है, वहाँ आप दलहन का ही पूरा जो है आपके नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, आपका 3-4 घंटे का रास्ता है। तो वहाँ पर जानकर के पूरी जानकारी आपको मिल सकती है, विस्तृत जानकारी उसके बारे में। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं मोहित जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, जो हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं अथवा कई किसानों के सवालों को सम्मिलित करके वो अपना सवाल पूछते हैं। उनका ये प्रश्न है, बड़ा ही रोचक प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है उनका, कि देश की खाद्य व पोषण सुरक्षा के लिए थाली में दाल का कटोरा भरा होना चाहिए। खरीफ में दलहन उत्पादन को अभिष्ट तक पहुंचाने के लिए किसान भाइयों एवं बहनों को क्या करना पड़ेगा, इस पर जरा सा बताएं। जी डॉक्टर साहब। राय साहब का बहुत अच्छा प्रश्न है और जुनून प्रश्न है। मैंने इस पर जो है पूर्व में चर्चा की हुई है कि जो भी किसान भाई हैं सिर्फ यूपी के नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर जो भी इसको आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो इसमें जो समस्या यही आपकी आ रही है वो ये कि उचित उनको बीज नहीं मिल पाता है, अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता है। तो वो अपना जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो आपके क्षेत्र विशेष के लिए जो संतुलित प्रजातियां हैं उसी का ही चयन करके बोना चाहिए उनको। बीज शोधन का पूरा ख्याल करें, उसका ध्यान रखें कि बीज शोधन कैसे करना है। जैविक विधि से जो है खेती करें, उसको अपनाएं। इसके अलावा जो है जो आप मैंने मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में बात की कि उसका भी पालन करें, उसका प्रोटोकॉल है पूरा। इसके अलावा जो आपका जो रिकमेंडेड संतुलित जो उर्वरकों की मात्रा है वो भी डालें, क्योंकि आप दलहन का किसान भाई सोचता है कि दलहन तो ऐसी हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले अनुभव देखे हैं, तो वो लोग किसान भाई खेतों में कोई उर्वरक नहीं डालते हैं, बिना खाद डाले ही जो है दलहन का उत्पादन लेने की कोशिश करते हैं। जब आप खुराक देंगे नहीं, ऑलरेडी आपका जो इंडिया का जो सॉइल का जो मैप है उस पर वैज्ञानिकों ने जो सर्वे करके निकाला है, तो आपकी जो नाइट्रोजन है, आपकी फास्फोरस है वो लो है, आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक है, सल्फर है, ये जो है कम है, होता जा रहा है। तो अगर इन तत्वों की कमी रहेगी तो उसके बिना जो है आपके शरीर में ही अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो हम आपको जो है कुछ भी खिलाते रहें, आयरन का स्रोत जो है उसको ना दें, तो संभव ही नहीं है कि आप जो है हष्ट-पुष्ट रह सकें। इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है, जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वैसे अपनी जो है जमीन का भी ख्याल रखें। और दलहनें जो है हमारे लिए जो मनुष्यों के लिए नहीं, वातावरण के लिए, हमारे जो है पशुओं के लिए भी जो है बहुत लाभकारी है। मैं समझता हूँ कि ये उचित उत्तर मिल गया होगा। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया है आपको संतुष्टि मिली होगी कि क्या क्या मुख्य तरीके हैं जिससे हर अभिष्ट से अभिष्ट, अभिन्न से अभिन्न, लास्ट माइल फार्मर, लास्ट लेग तक जो है दलहनी फसल उगाए जा सके और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के कटोरे में दाल का कटोरा भरा रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भूपेंद्र नेहरा जी हैं, जो वो भी हमारे बड़े प्रबल व्यूअर हैं और कई सवाल उन्होंने पूछ लिए, परंतु उनका एक सवाल मैं उजागर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेड़ों पे बुआई की बात की और मेड़ों पे जो बुआई है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, थोड़ा सा भ्रांति लाता है किसानों के मन में। तो वो पूछ रहे हैं कि मेड़ों पे कैसे बोएं, तो जरा इस पे संक्षिप्त रूप से जरा सा प्रकाश डालें। जी, इसमें विभिन्न प्रकार के आपके कृषि यंत्र आ गए हैं जो डेवलप किए गए हैं। अब मैंने अभी बताया था कि जो गन्ने का जो रिजर्व होता है ट्रेंच मेकर वाला, तो उससे भी जो आपका बन जाती है मेड़ कूड़ पे, उस पे सॉरी मेड़ पे उससे बन जाती है, तो उस पे आप उसको बो सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है थोड़ा मेहनत पड़ेगी उस पर, जो है कि अगर छोटे क्षेत्रफल के किसान है कर रहे हैं तो वो अपना जो है फावड़े के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिनके पास बीघा आधा बीघा जमीन है, या जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं, तालाब है, किनारे है, तो वहाँ पर भी जो है हम जब कृषि विज्ञान केंद्र में थे तो वहाँ पर हमारे 4 से 5 तालाब बने हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उस बंड पर हम लोगों ने अरहर को लगाया हुआ था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और आपके जो पंतनगर से है, आपका जबलपुर में जो JNKV विश्वविद्यालय है, CIA भोपाल है, वहाँ पर भी जो इंजीनियरिंग का है संस्थान, तो उन लोगों ने जो है इस तरह के यंत्र डेवलप किए हुए हैं। भारतीय दलहन संस्थान कानपुर ने भी डेवलप किया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप जो है उन यंत्रों के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी।
आशा करते हैं भूपेंद्र जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेड़ों पे बुआई करने के लिए कौन कौन से यंत्र आते हैं, उन यंत्र का आप इन सारी संस्थाओं में जाके इसके बारे में क्या बोलते हैं जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा भी कि ये मेरठ से है तो बहुत ज्यादा दूर, दिल्ली आपके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि अभी इस परिवेश में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दिल्ली ना ही आए तो अच्छा है, परंतु जैसा समय आगे बढ़ेगा तो आप इन सारी निकटतम संस्थाओं में जाके इन सारे यंत्रों के बारे में पता करके जानकारी लेके तथा अपनी दलहन की फसलों की मेड़ों पे उचित बुआई कर सकते हैं। दया श्रीवास्तव जी हैं, वो भी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और वो भी काफी किसानों के सवालों को सम्मिलित करके जो है पूछते हैं। दया श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि अरहर का घटता क्षेत्रफल एक चिंता का कारण है, किसान अपने परिवार के लिए अन्य फसलों के साथ अरहर उत्पादन कैसे करें, इस पे जरा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब, और दया श्रीवास्तव जी के सवाल का जवाब। जी किसान भाई अक्सर करते ये हैं कि जो उनकी एश्योर्ड क्रॉप है, जो कैश क्रॉप है, उसको जो है लगाते हैं। तो जो फसल वृद्धिकरण का इसमें चल रहा है या इंटरक्रॉपिंग है, उसमें जो है उसको आप समावेश कर सकते हैं। सीतापुर से दया जी हैं, वहाँ पर जो है अब्दुल हादी किसान है, उनका हमने देखा था करके, तो उसमें उन्होंने जो है गन्ने के खेत में जो है उन्होंने अरहर लगा रखी थी, मेड़ों का इंटरक्रॉप किया हुआ था। इस प्रकार से जो है हमारी जो विभिन्न फसल चक्र हैं उसमें जो है हम उसको समावेश कर सकते हैं, अंतर फसल के रूप में जो है उनको लगा सकते हैं। क्योंकि आपकी जो है तिल है, तिल के साथ में आप लगा सकते हैं। खरीफ की जो फसल है मुख्य रूप से उसमें आप उसको लगाइए। अगर कहीं जो है ज्वार बाजरा आप बो रहे हैं तो उसके बीच में जो है 1 से 2 लाइन लगा सकते हैं। तो अंतर फसल खेती करके जो है उसको बढ़ा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को जो है दलहन जो है जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो है अगर आप सिर्फ धान गेहूं कर से रहेंगे तो आपकी जो मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ जो है एक ही न्यूट्रिएंट एक ही स्तर से जो है भूमि के स्तर से लेती रहेंगी। इसलिए जो है दलहन को आप इंटरक्रॉप के रूप में या क्रॉपिंग सिस्टम के रूप में, जहाँ धान गेहूं की बात जो है कोशिश करें कि जो है हम मूंग की फसल ले लें। तो जरूरी अरहर भी है, लेकिन मूंग भी ले सकते हैं, क्योंकि मूंग से जो है आपका हरी खाद फलियां तोड़ ली आपने, उसको हरी खाद पत्ते बच्चे उसको पलट सकते हैं। उर्द है, उससे जो है उसको तो आपका जो है भूमि में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जो घटती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है यूपी में, तो इसलिए जो है ये फायदेमंद होगा। मैं समझता हूँ कि दया जी को मेरा उचित उत्तर मिल गया होगा। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं दया जी, डॉक्टर साहब ने जिन बिंदुओं पे अभी प्रकाश डाला, आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। एवं डॉक्टर सुशील कुमार राय भी ये कह रहे हैं कि खरीफ की सभी फसलों के साथ दलहन की सहफसली खेती बहुत जरूरी है। ये जो सहफसली खेती है, इसका जो कंसेप्ट है, इसका ये जो विचार है, ये किसानों के बीच में अभी भी काफी प्रचलित नहीं है। इस पे हम सारे कृषि प्रणाली में जुड़े हुए वैज्ञानिक गण, अधिकारी गण, हमारा मुख्य दायित्व बनता है कि ये सहफसली खेती को ज्यादा से ज्यादा हम जो है आगे बढ़ाएं। समय सीमा को देखते हुए 37 मिनट हो चुके हैं और सवालों की फहरिस्त तो काफी जो है बढ़ती जाएगी, परंतु आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो कि बड़ा ही मुख्य सेगमेंट है। जो मुख्य दलहनी फसलों में मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण के क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और ये काफी ही जो है एक जरूरी मुद्दा है जिसपे यदि किसी को उद्यमी बनना है, यदि किसी को दलहन की फसल से ज्यादा आय लेनी है, तो इस पे हमें चर्चा करना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं मूल्य संवर्धन तथा खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग ऑफ दलहन के बारे में आप जरा प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, कोई भी फसल हो हमें अपना देखना है, क्योंकि हम अगर उसको मूल्यवर्धन नहीं करेंगे तो हमको उचित मूल्य नहीं मिलेगा। उसको एज ए ग्रेन हम अनाज के रूप में बाजार में बेच देते हैं। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हम उसका जो है मूल्यवर्धन करें। दालों में आपका जो है दाल के रूप में बना के बेच सकते हैं, स्प्लिट करके दाल को दब करके। उसके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं, संस्थानों ने बनाई हुई हैं। इसके अलावा जो है बीज उत्पादन करके जो है उसका मूल्यवर्धन किया जा सकता है। पापड़ जो है लिज्जत पापड़ है,
उसका हम लिट्टी पापड़ बना सकते हैं। मूंग की दाल का है, बनता है। इसके चने की दाल के रूप में जो है चने की दाल को बना सकते हैं। कई बेकरी प्रोडक्ट हैं, बिस्कुट है, विभिन्न प्रकार के उसके जो है बनते हैं। बेसन अभी मैंने देखा कि जो है उसमें जो है 80 और 90 के दशक के आसपास जो है बूंदी, मतलब बेसन को पीस करके अगर बूंदी का रायता बनाना होता था तो उसको बनाया जाता था बूंदी को घर में। लेकिन अब तो बाजार में बूंदी भी जो है मिलने लगी है, पैकेट में पैक होकर के। तो इस तरह के जो इसके अलावा अंकुरित अनाज जो है आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पे जो है हमारे युवा लोग हैं जो कि ट्रेनों में हैं या दुकानें हैं आसपास है, जो ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे अंकुरित अनाज भी अपना उसको करके बेचते हैं। तो इस तरह के काफ़ी जो है बड़ी जो दाल की बड़ी बोली जाती है, तो इस तरह के जो है प्रोडक्ट जो है बनाए जा सकते हैं और उससे जो है उनको किसानों को जो है मूल्यवर्धन कर सकते हैं अपना, और उसकी कीमत अच्छी ले सकते हैं। अभी मैं जो है आपके मंच के माध्यम, चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है मूल्यवर्धन बोलते रहते हैं, कभी कभी टर्म होते हैं जो कि नहीं दिखाई समझ में आते हैं। तो ये जो है दाल है, तुर की दाल है, इसको अरहर की बोलते हैं। तो ये मैं परचेज करके लाया था मॉल से जो है। तो ये आधा किलो का पैकेट है और इसकी कीमत जो है 124 रुपये के है इसकी जो है। तो इस तरह का है, इसको आप पैकिंग करके जो है बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे ये मूंग का एक पैकेट है, इस तरह का आप बना सकते हैं। एक पंचमेल करके आता है, उसमें क्या है कि सारी जो दालें हैं आपकी, तुर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, तो उसमें 4-5 दालें हैं आपकी, उड़द की दाल है, चने की दाल है, सब मिला के कर दिया। तो ये एक वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं, अपने उत्पाद को हम वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो है कीमत हमने आपको बताई इस तरह की। तो किसान भाई जो है इस तरह से करके अपने उत्पाद की अच्छी कीमत ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से जो है दलहनी फसलों से कौन कौन से इसका प्रसंस्करण करके, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन करके किस तरह से हमारे किसान भाई इसको जो है इससे अधिक लाभ ले सकते हैं, तथा केवल उत्पादन ही नहीं अपनी सकल आय में, ग्रॉस इनकम में इसका जो है बढ़ा सकते हैं। नरेंद्र यादव जी, दीपक कुमार शर्मा जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तथा आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन दे रहे हैं। सभी व्यूअर का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा कमेंट करने के लिए। दया श्रीवास्तव जी ने एक और सवाल पूछा है और ये काफी मुझे लगता है कि इस पर भी हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। तो दलहनी फसलों का भूसा है वो जानवरों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, इस पर जरा सा प्रकाश डालिए। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है दया जी ने। इसमें जो है जो आपकी दलहन है, आप जानते हैं कि जो है ऐसा प्रोटीन रिच होती हैं, उसका जो छिलका है वो उसमें फाइबर कंटेंट होता है। तो इससे जो है पशुओं के लिए जो चारा के रूप में जो दाना जो बोलते हैं गांव में खिलाते हैं, तो उसके आहार के रूप में उनको शामिल किया जा सकता है। तो और किसान भाई स्वयं भी इसको बना सकते हैं। जो महंगे चारे जो जिनके, क्योंकि इसमें जो महामारी हुई, लॉकडाउन हुआ, दुकानें नहीं खुली, आहार नहीं मिल पा रहा है, तो इसको जो है आप दर करके जो है उसका छिलका निकाल करके उनको आहार में के रूप में शामिल कर सकते हैं। उससे जो है आपके किसानों के जो दुग्ध उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। तो उनको भी जो है बैलेंस, जैसे हम लोगों को बैलेंस डाइट की जरूरत है, उसी तरह से पशुओं के लिए भी हमको ख्याल करना है। पशुओं के लिए भी बैलेंस डाइट होना चाहिए और उनके आहार में इसको शामिल करना चाहिए। आपका जो प्रोसेसिंग के बाद जो बचता है दाल के प्रोसेसिंग की, तो उसमें जो प्रोटीन बचती है उसको भी जो है इसमें शामिल कर सकते हैं दाने के रूप में और उसको हम खिला सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फीड पैलेट्स बनते हैं, तो उसमें भी उसके छिलके को या उसके टुनका बोलते हैं, जो टूटन होती है दाल की, उसको मिला करके आप बैलेंस राशन बना सकते हैं घर पर ही। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं दया श्रीवास्तव जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बैलेंस डाइट पशुओं के भी आहार में होना चाहिए। इसके लिए जो अपने दलहनी फसलों के चारा हैं, जो उनकी भूसा है, उसको भी पशुओं के आहार में सम्मिलित एवं उसको शामिल करना चाहिए। इसी के साथ 43 मिनट हो चुके हैं डॉक्टर साहब। समय सीमा को देखते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस आखिरी सेगमेंट की ओर कि दलहनी फसलों के द्वारा, उत्पादन के द्वारा रोजगार के क्या क्या अवसर हैं जो हमारे ग्रामीण युवक है या फिर जो अन्य युवक हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा है कई श्रमिक एवं युवक कई बड़े बड़े शहरों से अपने गांव वापस लौटे हैं।
इसी विषय पे मैं चाहता हूं कि दलहनी फसलों को मुख्य आधार पर रखते हुए जो हमारे युवक हैं वो किस तरह से आय के सृजन एवं उद्यमी एवं रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, इस पे जरा सा प्रकाश डालें। जी सिद्धार्थ, अल्टीमेटली हमारा ये बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है, क्योंकि अगर हम कोई भी फसल कर रहे हैं, मतलब दलहनी फसल कर रहे हैं, उसका हमें रोजगार से उसको जुड़ना बहुत ही जरूरी है। आप सभी जान रहे हैं कि जो है कोविड की वजह से जो है काफ़ी जगह से रोजगार छिन गया, युवा हमारे लौटे हैं। आपके जो मंच के माध्यम से जो अभी लोग जुड़े हुए हैं और उनके सगे संबंधी लोग भी हैं, तो इस माध्यम आपके मंच के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जो है अपने गृह जनपद या गांव में रह करके ही जो है रोजगार के अवसर ढूंढें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश खुशहाल हो जाएगा। आप गांव में रह करके ही बहुत अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, बहुत अच्छे रोजगार ले सकते हैं। क्योंकि शहर में जाकर के इतनी समस्याएं हैं, जैसा कि ये समस्या निकल के आई है, इस तरह की और भी समस्या होती है। कोई जरूरी नहीं कि आज कोविड आया है कल को कुछ और आ सकता है, कोई बात हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अपने परिवार के साथ में रह करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो जिसमें दलहन में जो है इम्पोर्टेंट है कि ये कि मिनी दाल में आपका CFTRI मैसूर ने भी मिनी दाल मिल बनाई हुई है। पंतनगर का जो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी मिनी दाल मिल बनी हुई है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने भी मिनी दाल मिल बनाई हुई है। CIAE भोपाल, उन्होंने भी दाल मिल बनाई हुई है। तो जो हमारे युवा लोग हैं जो जिनका रोजगार छिन गया है या गांव में है और उनको रोजगार नहीं मिल पाया, तो एक इस तरह की जो है मिनी दाल मिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने गांव में ही रह करके। इसकी जो कीमत है लगभग 90,160 रुपये के आसपास है। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में जो है इसमें छूट का प्रावधान भी किया गया है। तो आपके जनपद के जो जिला कृषि अधिकारी हैं, अगर वो संतुष्टि कर देते हैं, उनसे मिल करके आप उनसे संतुष्ट करवा लेते हैं, अगर आप इच्छुक हैं उसके लिए, तो 40,000 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी उसको लगाने के लिए। इसके अलावा नाबार्ड की बहुत सी योजनाएं हैं। आपके कुछ बैंक हैं इस तरह के जो आपको लोन वगैरह भी देते हैं, तो वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके, और आपके जो लाइन डिपार्टमेंट है वहाँ से भी जो है आपको इसके अलावा अन्य जानकारी मिल सकती है कि आप कौन कौन से और रोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर बेकरी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए, दालमोट बनाना है तो दालमोट की भी, मसूर की दाल है, मसूर की दाल से उसकी दालमोट बन जाती है। तो इसलिए इसमें इसका स्कोप है आपका। अगर कोई बड़ा लगाना चाह रहा बेकरी का प्रोडक्ट, बिस्कुट जैसे हमने आपने जिक्र किया था उसके बारे में, तो वहाँ से भी जो है आपको CIAE भोपाल है, वहाँ से उसकी जानकारी मिल सकती है कि मशीनें जो है आपको मिल जाएंगी और छूट भी मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए जो है किसान भाइयों को जो है जागरूक होना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप देख रहे होंगे कि विभिन्न आपके समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, आपका टेलीविज़न है जिसमें कृषि जगत का उसका चैनल आता है, कृषि रिलेटेड आता है। तो इनको सुनना बहुत ज़रूरी है कि सूचनाएं, और आपका व्हाट्सएप का एक बना हुआ है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आ गए हैं, विभिन्न प्रकार के कृषि ऐप आ गए हैं। तो वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कृषि एक अथाह सागर है और एक कम समय में पूरी चीज़ें, वो जानकारी को नहीं समेटा जा सकता है। तो यहाँ से जो है आप जानकारी ले सकते हैं अपने उसके रोजगार के बारे में। MSME के तहत भी जो है आपका जो स्मॉल मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल है, लघु रोजगार वगैरह जो देते हैं आपका, तो वहाँ से भी आपको जो फंड वगैरह की जो उपलब्धता है, विभिन्न प्रकार की योजना है, वहाँ से उसकी जानकारी मिल सकती है। जी सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तृत तरीके से बोला किस प्रकार से उद्यम के एवं रोजगार के क्या क्या अवसर हैं जो कि हमारे युवक जो हैं, ग्रामीण युवक चाहे शहरी युवक को, दलहन को आधार में रखते हुए, और जो मिनी दाल मिल का एक कंसेप्ट है, ये जो मिनी दाल मिल है जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी मैसूर, IIPR तथा IRI न्यू दिल्ली, ये सारे संस्थान हैं। जो भी कोई युवक भाई दलहन को केंद्र में रखते हुए, आधार में रखते हुए इसका प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन के द्वारा कोई भी स्टार्टअप उद्यम शुरू करना चाहता है, तो इन सारे संस्थाओं में जाके इस मिनी दाल मिल के यंत्र के बारे में जानकारी लेके शुरू कर सकता है।
डॉक्टर साहब 50 मिनट हो चुके हैं, करीबन 20 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत में और भी काफी लोग थे, परंतु हो सकता हो कुछ नेटवर्क फ्लक्चुएशन के कारण, क्योंकि किसान भाई हैं जो कि गांव एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ते हैं, आपने इतनी रोचक जानकारी दी दलहन की फसलों में किस तरह से पोषण सुरक्षा तथा रोजगार के अवसर, उद्यमिता के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस पे एक कंप्लीट पैकेज आपने बताया तथा अपना अनुभव शेयर किया हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसको किसान संचार की ओर से, हमारे सारे व्यूअर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े और आपने समय दिया। मेरी तरफ से भी इफ्को किसान संचार और आपके चैनल में जो विभिन्न विद्युत दल जुड़े, वैज्ञानिक लोग जुड़े, किसान बंधु जुड़े, उन सभी को जो है हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत है। अगर वो कोई जानकारी अलग से चाहते हैं तो उसके लिए जो है मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 7007840421 पर जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से दोहरा दें डॉक्टर साहब अपना मोबाइल नंबर, ताकि लोग 7007840421। डॉक्टर साहब समय देने के लिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं आगे भी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ डॉक्टर अमरीश सिंह यादव जुड़े, जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं, तथा उन्होंने बताया कि दलहनी फसलों का पोषण सुरक्षा में आने वाले समय को देखते हुए, ग्रामीण परिवेश को नजर में रखते हुए उद्यमिता के कितने सारे अवसर हैं, इस पे आज हमने चर्चा की। आशा करते हैं आज का विषय आपके लिए रोचकपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण रहा, तथा आने वाले समय में, आने वाले खरीफ की ऋतु में दलहनी फसलों पे आप विचार करेंगे, इसको उगाएंगे तथा हमारी जानकारी से लाभान्वित होंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, बंधु, सखा, यार एवं फेलो फार्मर्स, जो है सखा किसानों को हमारे इस लाइव सेशन के बारे में बताएं। रोज सुबह 11 बजे हमसे जुड़ें तथा आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी भ्रांति हो, हमारे इस लाइव सेशन के माध्यम से उठाएं। हालांकि सारे प्रश्नों का जवाब तो समय सीमा को देखते हुए मैं नहीं उठा पाता हूं, परंतु जो भी प्रश्न आप पूछते हैं, हम ये वादा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसका जवाब हम आपको दे सकें। कल हम आपसे लेंगे थोड़ी सी विदा, कल रहेगा विलंब, और मंडे को दोबारा, सोमवार को दोबारा हम जुड़ेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इफ्को किसान संचार की ओर से एवं हमारे एक्सपर्ट की ओर से आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय किसान। नमस्कार।